हेलो 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 एवरीवन, आर वी लाइव? हेलो 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 एवरीवन, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? बहुत जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस, दीक्षांत आ गए हैं। यस यस यस, यस आदर्श, डॉक्टर हिमानी। नेक्स्ट कुसुम, प्रणव, प्रियंका, श्रुति, आशु, प्राची, मीना। यस यस यस, हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हाँ जी, नाम ले रहे हैं। रोशनी, आदित्य, कुशल, उत्तम, निगम, सृष्टि, गुरमीत, मोहम्मद आसान, नंदिनी, अमरप्रीत, जय, सूर्यांशी, यस, काजल। हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल? अच्छा 1.0 के बच्चे भी आ गए हैं। रेड ऑफ 1.0, वेरी गुड। चलो चलो चलो, बच्चे आ गए हैं, सब लोग आ गए हो। चलो, मेरी आवाज आ रही है, सब ठीक है, हालचाल बढ़िया है। बहुत जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा दो। जिन बच्चों को आवाज आ रही है बहुत जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा दो। एवरीवन बहुत जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा दो, बहुत जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा दो। चलो बच्चों, जो लोग आ गए हैं जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा देंगे। बहुत जल्दी से जो बच्चे आ गए हैं वो अपना अटेंडेंस लगा देंगे और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो, जो लोग आ गए हैं बहुत जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, बहुत जल्दी से अटेंडेंस लगा दो और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सर भाव्या, यस भाव्या, खुशी, नैन्सी, एक सेकेंड, सबका नाम आ रहा है। यस, समीक्षा, तनिष, सारा, परी, शांभवी, यस 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 यस। हेलो 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 एवरीवन, सब बढ़िया। एक, हाँ जी, मानवी, यस यस यस। चलो, आ गए, सब लोग आ गए। चलो, हम लोग आज का लेक्चर बच्चों स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ये लेक्चर नंबर 8 है अपना, और इस लेक्चर नंबर 8 पे आज क्या पढ़ेंगे? देखो, पहली चीज जो आज पढ़ना है वो तो रिकैप है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोडिंग और अनलोडिंग वाला पार्ट देख लिया था। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले रिकैप देखेंगे, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक बार कवर करते हुए चलेंगे। ये क्यों रिकैप हर बार देख रहे हैं? क्योंकि जो पिछली क्लास का लेक्चर है ना वो आज में यूज हो रहा था, जो आज का है वो कल यूज होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा चीज एड ऑन करते हुए आगे चल रहे हैं, है ना? तो ये रिकैप जरूरी है। दूसरा बच्चों पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में जो बचे हुए टॉपिक थे, रिमेनिंग टॉपिक यहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रिमेनिंग टॉपिक, यहां पे रिमेनिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जो रिमेनिंग टॉपिक अपने बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है, ये पूरी कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो रिकैप, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये आज की बात होगी। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पीछे वाली क्लास में जो पढ़े थे ना उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अभी लिखना नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं फिर से, ये अपना है रिकैप। जब लिखना होगा तो बताएंगे। ये सब अपना है रिकैप, पिछली क्लास में जो पढ़ा था ना उसी को एक बार रिवीजन कर रहे हैं बस। तो रिकैप है ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में बच्चों बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। कहां पे जुड़ता है? ये जुड़ता है टिश्यू साइट पे। और फिर कहां पे अलग होता है? ये अलग होता है जाके एल्वेलाई में। फिर से जुड़ेगा ये कहां पे? टिश्यू पे, और जाके ये अलग कहां पे होगा? जाके अलग होगा ये एल्वेलाई पे। देखो ये लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा किस साइड पे? टिश्यू साइड पे। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यू शुड बी नोइंग द नेम। नाम क्या है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जब एल्वेलाई साइड पे आएगा बच्चों तो टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में ये डिसोसिएट कर जाएगा। ये बात पढ़ ली थी पिछली क्लास में। क्या ये रिएक्शन दोनों तरफ जा रहा है? यस, इसीलिए क्या बोला था मैंने, रिवर्सिबल है। अब
अगर हम बात करें एक टर्म की जिसका नाम है लोडिंग, जब भी हम बोले लोडिंग समझ जाओ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है। जब भी हम बोले अनलोडिंग इसका मतलब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अलग हो रहा है। लोडिंग का मतलब जुड़ना, अनलोडिंग का मतलब अलग अलग हो जाना। तो ये जुड़ेगा कहां पे? ये जुड़ेगा टिश्यू साइट में जाने के बाद, और ये अलग कहां पे होगा? अनलोडिंग होगा एल्विलाई साइट में आने के बाद। ठीक है, आगे चले आगे चले। चलो, तो हम लोगों ने लोडिंग ऑफ CO2 जो कि टिश्यू साइड पे होता है उसके लिए एक डायग्राम देखा था। अब इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, बहुत इजीली इसको कवर कर लेना है। देखो फिर से, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और एनर्जी और CO2 मिलता है। लगातार ये रिएक्शन होता रहेगा, CO2 बढ़ता जाएगा, CO2 बढ़ता जाएगा, इसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। इसको क्या बोलोगे? कैटाबोलिज्म। अब ये CO2 जाता है आरबीसी के पास, आरबीसी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वहां से ऑक्सीजन को अलग करेगा, हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या कहलाएगा? कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ये कार्बमिनो हीमोग्लोबिन कहां पे जाएगा? ये जाएगा एल्विलाई के पास। 23% कुछ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, 23% ट्रांसपोर्ट इस टाइप का होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बात करें तो देखो 23% तो ऐसा हो गया, बाकी का 70% कैसे ट्रांसपोर्ट है? बाकी का 70% कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में और बना लेता है क्या? बना लेता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में टूट जाता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन पे। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर आ जाएगा और ये बाइकार्बोनेट आयन जुड़ जाएगा Na+ आयन के साथ, क्या बना लेगा? NaHCO3। क्या बना लेगा? NaHCO3। इस तरह का कुछ आयन बना लेगा और ये NaHCO3 के फॉर्म में जाएगा किसके पास? NaHCO3 के फॉर्म में जाएगा एल्विलाई के पास। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब जब ये HCO3- आयन बाहर गया तो उतना ही Cl- आयन अंदर आएगा। जितना HCO3- आयन बाहर गया उतना ही Cl- आयन अंदर आएगा, ताकि प्लाज्मा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल या चार्ज का बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि अंदर नेगेटिव कम हो जाए और बाहर नेगेटिव ज्यादा हो जाए। इसको बैलेंस बनाने के लिए ये Cl- आयन अंदर आया। अभी जो H+ यहाँ इकट्ठा हुआ था ये जाएगा और फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा, यहां से निकला ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ गया H के साथ, क्या कहलाया? कहलाया हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या कहलाया? हीमोग्लोबिनिक एसिड। यहां तक क्लियर था? 7%, 23% वैसे गया था, 70% ऐसे गया, 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चला जाता है, डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होके एल्विलाई के पास चला जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या? लोडिंग ऑफ CO2। ये पिछली क्लास में आराम से हम लोगों ने पढ़ा था, ये सबको क्लियर हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अनलोडिंग ऑफ CO2। इसके बाद क्या पढ़ा था? अनलोडिंग ऑफ CO2। अनलोडिंग ऑफ CO2 देख लो, ये कहां पे होता है? ये होता है एल्विलाई साइड पे। अनलोडिंग ऑफ CO2 कहां पे होगा? एल्विलाई साइड पे। एल्विलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है ये ज्यादा होता है। एल्विलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है ये ज्यादा होता है। अब ध्यान समझना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब ज्यादा है तो ये जाएगा और ये जाने के बाद जो हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया था इसमें से H+ को अलग कर देगा, हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़ जाएगा तो रिएक्शन वापस आ जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब यहां से जो निकला वो निकला क्या? H+ आयन। यहां से जो निकला वो क्या निकला? H+ आयन। H+ आयन ऊपर गया और जैसे H+ आयन यहां पहुंचा तो NaHCO3 जो था, NaHCO3 जो था ये भी टूट गया। किसमें किसमें टूटा? HCO3- आयन और Na+ में। अब Na+ तो प्लाज्मा में ही रह जाएगा, लेकिन HCO3- आयन अंदर आ जाएगा। जैसे HCO3- अंदर आया, Cl- आयन बाहर चला जाएगा। अच्छा, पहले से H+ यहां आ गया था और यहां HCO3- आयन भी आ गया। अब दोनों कंबाइन कर जाएंगे, और क्या बना लेंगे? कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। एंजाइम चाहिए कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है फिर टूट जाएगा, किसमें किसमें? वाटर में और CO2 में, और ये CO2 तुरंत चला जाएगा बाहर एल्विलाई से होते हुए एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब ज्यादा है तो ये फिर से जाएगा और जाने के बाद जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आया यहां से CO2 को अलग कर दिया। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिए। यहां से CO2 बाहर रिलीज हो गया और वो CO2 इधर से होते 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 वापस एल्विलाई से बाहर निकल गया। 70% ऐसे गया, 23% ऐसे गया और 7% जो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व था वो सीधे सीधे एल्विलाई में आया और होते हुए ये लगातार बाहर चला गया। याद रहेगा? तो 23% कुछ इस तरीके का ट्रांसपोर्ट
70% कुछ उस तरीके का ट्रांसपोर्ट, और 7% होता है डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर है? बोल दो जल्दी से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा था, क्या ये क्लास क्लियर है? अभी समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? डन। आगे चले, एक बार जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, हो गया? आगे चले। यस यस यस, चलो चलो चलो। तो हम लोगों ने लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ CO2 वाला टॉपिक पूरा देख लिया है, लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रॉपर देख लिया है। हाँ, आज डीपीपी अपलोड हो जाएगी, कल डीपीपी अपलोड नहीं हुई थी, आज डीपीपी अपलोड हो जाएगी। दोनों को क्लब कर दिया है, पिछली वाली क्लास और आज वाली क्लास के क्वेश्चन को क्लब कर दिया उसमें, ठीक है, वहां मिल जाएगा। आगे चले, आगे चले, चलो चलो चलो। तो अभी अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ने के बाद, अब ये चीज पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अब लिखना यहां से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट, उसको बोल रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिनन, या इसको एक और नाम दे सकते हो, इसको बोल सकते हो क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। कुछ अपने पॉइंट्स है जो हम लोग उस डायग्राम के बाद लिखेंगे। हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। चलो इधर कर देते हैं। हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट, ये क्या होता है? ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। देखो, Cl माइनस आयन अंदर आ रहा था और HCO3 माइनस आयन बाहर जा रहा था, ताकि आरबीसी के अक्रॉस जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन with exchange of bicarbonate ion with, बाइकार्बोनेट का मतलब है HCO3 माइनस आयन, exchange of bicarbonate ion with chloride ion, with chloride ion, with chloride ion, chloride ion का मतलब Cl माइनस, across plasma membrane of, across plasma membrane of RBC, across plasma membrane of RBC, across plasma membrane of RBC to maintain, across plasma membrane of RBC to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? बाइकार्बोनेट आयन को क्लोराइड आयन से एक्सचेंज किया जाता है, ताकि आरबीसी अक्रॉस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इसी को क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से जल्दी इसको लिख लो, हैमबर्गर फिनोमिना क्लोराइड शिफ्ट, एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन विद क्लोराइड आयन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये डायग्राम से दिख रहा है, देखो ये पिछले डायग्राम से, कि यहाँ पे क्या किया गया, बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया तो Cl माइनस आयन अंदर आ गया, ताकि ये आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। पॉजिटिव इकट्ठा होता जाएगा, नेगेटिव रहेगा नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है? हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। एक और टर्म होता है, एक और टर्म होता है, ये टर्म थोड़ा समझ लो, ये टर्म है बफर सॉल्यूशन। ये टर्म है बफर सॉल्यूशन,
बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बफर सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन समझ लो क्या है। बफर सॉल्यूशन क्या है, देखो इसको अच्छे से ध्यान समझना कि जैसे कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आप थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाओगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाने पे उसका पीएच चेंज ना हो, उस तरह की चीजों को नाम देते हैं बफर सॉल्यूशन। उस तरह की चीज को नाम क्या देंगे, बफर सॉल्यूशन। याद रखेंगे वो सॉल्यूशन जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करें, मतलब चेंज पीएच आराम से चेंज ना होने दे। ऐसा नहीं कि उसका पीएच मान लो 7 है तो आराम से 8 9 10 हो जाए, उसको रोके ना होने दे। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देंगे बफर सॉल्यूशन। तो ऐसे लिख सकते हो, दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट those solution which resist change in pH, those solution which resist change in pH on adding a small amount of acid or base, on adding a small amount of acid or base, on adding small amount of acid या बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाने पे जिसका पीएच चेंज नहीं होता है उसको हम लोग नाम क्या देंगे, उसको नाम दे देंगे बफर सॉल्यूशन। उसको नाम क्या दे देंगे, बफर सॉल्यूशन। अब देखो पीछे डायग्राम में जाते हैं। पहले लोडिंग ऑफ CO2, इस लोडिंग ऑफ CO2 के टाइम पे कौन ऐसा चीज है जो देखो सबको पता है कि पीएच चेंज होता है H+ आयन की वजह से। पीएच जो चेंज होता है वो H+, मेनली यहां पे जो है वो H+ आयन है, तो पीएच जो यहां पे चेंज हो रहा है वो H+ आयन से। अब इस जगह पे देखो कौन ऐसा चीज है, इतने में से पूरा देख के अच्छे समझ के बताना, जल्दीबाजी में नहीं, ध्यान से समझ के। कौन सा ऐसा चीज है जो H+ आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको बढ़ने से रोक रहा है, कोई बता दो। कौन ऐसा है जो यहां पे H+ आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको बढ़ने से रोक रहा है? वही तो बफर सॉल्यूशन का काम करेगा, जो H+ आयन को बढ़ने से रोकेगा। पूरे डायग्राम में ध्यान से देख के बताओ कौन ऐसा है जो H+ आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको बढ़ने से रोक रहा है। देख के बताओ, जल्दी से डायग्राम में देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, देख रहा हूं, देख रहा हूं। कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो H+ आयन को बढ़ने से रोक रहा है? ध्यान से देख के बताओ कौन ऐसा है जो H+ आयन को बढ़ने से रोक रहा है। देखो देख के बताओ कौन ऐसा है जो H+ आयन को बढ़ने से रोक रहा है। देख के बताओ, यहां से डायग्राम से देख के बताओ, देख के बताओ ध्यान से, क्या ही समझ पाए हो? अगर ये डायग्राम से समझ गया ना तो मतलब क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देख के बताओ, देख के बताओ। यस यस, देखो इस डायग्राम में H+ जो है वो यहां पे इकट्ठा हुआ और H+ को जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो यही तो कर रहा है, HbO2 ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तब इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑक्सीजन अलग हुआ और ये इसके साथ जुड़ गया, इधर कन्वर्ट हो गया। तो कौन H+ आयन को एब्जॉर्ब कर रहा था? HbO2। H+ आयन बढ़ेगा तभी तो एसिडिक हो जाएगा सब्सटेंस। तो बेसिकली ये जो है चीजों को एसिडिक होने से रोक रहा है। तो क्या यही अपना बफर सॉल्यूशन हो जाएगा? यस, यही क्या हो जाएगा, अपना बफर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे दो जगह पे बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल याद रखेंगे, दो जगह पे बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल लगेंगे। ड्यूरिंग लोडिंग, ड्यूरिंग लोडिंग, लोडिंग के टाइम पे एक नाम याद रखेंगे, ड्यूरिंग लोडिंग एक नाम याद रखेंगे, और एक है ड्यूरिंग अनलोडिंग, ड्यूरिंग अनलोडिंग, ड्यूरिंग लोडिंग और ड्यूरिंग अनलोडिंग। ध्यान देना, ड्यूरिंग लोडिंग और ड्यूरिंग अनलोडिंग, ये दो नाम याद रखेंगे। लोडिंग के टाइम पे याद रखेंगे, लोडिंग के टाइम पे जो बफर सॉल्यूशन का काम करता है, लोडिंग के टाइम पे जो बफर सॉल्यूशन का काम करता है वो करता है HbO2। HbO2 लोडिंग के टाइम पे बफर सॉल्यूशन का काम करता है। अब बता दो अनलोडिंग के टाइम पे, अब तो समझ गए
अनलोडिंग के टाइम पे ऐसा कौन है जो H+ आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है? यहां से देख के बता दो, इस डायग्राम से, ये अनलोडिंग वाला डायग्राम है। अनलोडिंग के टाइम पे ऐसा कौन है जो H+ आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है, चीजों को एसिडिक होने से रोक रहा है? इस डायग्राम में देख के बता दो, इस डायग्राम में देख के बता दो, इस डायग्राम में देख के जल्दी से बता दो, कौन ऐसा है जो, ध्यान से देख के बताओ, जो H+ आयन को यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, इस जगह पे अनलोडिंग के टाइम पे। अनलोडिंग के टाइम पे कौन ऐसा है जो H+ आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि चीजें एसिडिक ना हो पाए? देख के बता दो, देख के बता दो, कौन ऐसा है, कौन ऐसा है? सब लोग ध्यान से, बेटा पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, पूरा फोकस करना है, ध्यान से देख बताओ कौन सा है। यस यस यस, जो यहां पे ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, यहां जो H+ आयन, देखो H+ आयन यहां से निकला और ये H+ आयन को यहां पे आने के बाद यही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, यही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है तब इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो जो अनलोडिंग के टाइम पे H+ आयन को एब्जॉर्ब करता है वो करता है बाइकार्बोनेट आयन। तो याद रखेंगे, ड्यूरिंग अनलोडिंग जो बाइकार्बोनेट आयन होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो काम करता है बफर का। तो लोडिंग के टाइम पे बफर का काम करेगा HbO2, अनलोडिंग के टाइम पे जो बफर का काम करेगा वो कौन काम करेगा? HCO3 1- आयन। और ये ब्लड का बफर भी होता है, यहां पे ये बात भी लिख लेना, ये जो HCO3 1- है, एक्ट्स एज ब्लड बफर, ब्लड का भी ये बफर होता है, एक्ट्स एज ब्लड बफर, एक्ट्स एज ब्लड बफर। भाई हमारे ब्लड में भी तो बफर सोल्यूशन होता है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, एसिडिक बेसिक चीजें खाते हैं ना, बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाओगे तो बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो जाता है पेट में। जब एसिडिटी होगा तो धीरे धीरे वो कहां पे जाएगा? वो धीरे धीरे जाएगा सेल्स में, सेल्स में आरबीसी के अंदर भी आ जाएगा। तो इसको कम करना होगा, इसको कम करने के लिए हम लोग अल्कलाइन वाटर, बहुत फेमस चल रहा है आजकल, अल्कलाइन वाटर वगैरह पीते हैं ताकि एसिडिटी रिमूव हो सके। तो हमारे ब्लड का क्या तुरंत बफर चेंज होता है? क्या तुरंत पीएच, कुछ भी खाया तुरंत पीएच चेंज होगा? नहीं, बहुत ज्यादा खा लोगे तब चेंज होगा। तो हमारे ब्लड भी एक बफर की तरह काम करता है और उसको मेंटेन करता है बाइकार्बोनेट। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ना ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, यहां मार्क कर लेना, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि ब्लड का बफर कौन होता है? ब्लड का बफर होता है बाइकार्बोनेट आयन। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया, हो गया, आगे चले, चलो चलो चलो। एक और चीज, एक और चीज याद रखेंगे, एवरी 100 ml ऑफ, एक लाइन याद रखेंगे, एवरी 100 ml ऑफ, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, every 100 ml of deoxygenated blood, every 100 ml of deoxygenated blood delivers around कितना? delivers around 4 ml, delivers around 4 ml of every 100 ml of deoxygenated blood delivers around 4 ml of CO2 to the alveoli, CO2 to the alveoli। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 100 ml से कितना आता था? 5 ml आता था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। बट CO2 की बात करें तो CO2 कितना आता है? 4 ml आता है। किसके पास? एल्वेलाई के पास। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी लिख लेंगे, एक इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी लिख लेंगे कि एवरी, ध्यान रखेंगे इस डाटा को, ध्यान रखेंगे, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई। ये डाटा को सब लोग, ये डाटा को सब लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस डाटा को लिख लो, इस डाटा को सब लोग लिख लो और इसको अच्छे से ध्यान रखना सब लोग। ये लाइन को सब लोग अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, आगे चले, चलो चलो। नेक्स्ट
नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब जो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से समझना, हम कुछ चीजें लिख दे रहे हैं कि CO2 जो है, CO2 जो है ये जुड़ रहा है वाटर के साथ। यस, हाँ, CO2 किसके साथ जुड़ रहा है? CO2 जुड़ रहा है वाटर के साथ। बढ़िया है। CO2 जब वाटर के साथ जुड़ रहा है, CO2 जब वाटर के साथ जुड़ रहा है, ध्यान रखेंगे, CO2 जब किसके साथ जुड़ रहा है? वाटर के साथ, तो ये कुछ चीज बना रहा है, और वो चीज का नाम क्या है? वो चीज का नाम है H2CO3। वो चीज का नाम क्या है? वो चीज का नाम है H2CO3, बाई कार्बोनेट आयन। अच्छा, बाई कार्बोनेट आयन के बाद फिर वो टूट रहा था, और वो किस में टूट रहा था? वो टूट रहा था H प्लस और HCO3 माइनस में, H प्लस और HCO3 माइनस में, इसमें टूट रहा था। अच्छा, रिवर्स करके देख लेते हैं। ये जो है ये रिएक्शन इधर भी आ रहा था, ये रिएक्शन इधर भी जा सकता है, ये रिएक्शन इधर भी जा सकता है, और ये रिएक्शन इधर भी जा सकता है। ठीक है, दोनों तरफ जा सकता है। ये रिएक्शन आगे की तरफ भी जा सकता है, और ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी जा सकता है, ये दोनों तरफ जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम है क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहां भी वो एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ध्यान रखें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस चाहिए, इधर से रिएक्शन इधर लाने में और इधर से इधर लाने पे, और वापस भी ले जाने में यही एंजाइम चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या बता सकते हो कि ये वाला जो चीज है ये कहां पे हो रहा है? CO2 और वाटर कहां पे मिलेगा? एल्वेलाई साइड पे कि टिश्यू साइड पे? एल्वेलाई साइड पे कि टिश्यू साइड पे? क्या देख के बता सकते हो CO2 और वाटर कहां पे मिलेगा? ये एल्वेलाई साइड पे मिलेगा कि टिश्यू साइड पे? CO2 वाटर, बच्चों ध्यान रखो, पीछे रिएक्शन अगर देखो ना, पीछे रिएक्शन देखो, तो CO2 और वाटर इधर की तरफ कब आ रहा था? ये आ रहा था अनलोडिंग ऑफ टाइम पे, जो कि एल्वेलाई पे होता है। ध्यान रखना कि ये जो चीज है CO2 और वाटर जो है ये कहां पे मिलेगा? एट एल्वियोलाई, एट एल्वियोलाई। ये चीज कहां पे मिलेगा? एल्वियोलाई पे। और ये वाला अगर याद हो तो ये वाला पहले वाले प्रोसेस से बन रहा था, और पहला वाला प्रोसेस कहां पे होता है? एट टिश्यू। ये कहां पे हो रहा था? एट टिश्यू। ध्यान रखेंगे, एल्वियोलाई साइड पे CO2 मिलता है ताकि CO2 बाहर जा सके, और टिश्यू साइड पे बाई कार्बोनेट आयन बनता है ताकि इस फॉर्म में वो ट्रेवल कर सके। कहां ट्रेवल कर सके? कहां पे ट्रेवल कर सके? ये ट्रेवल कर सके एल्वियोलाई तक। तो एक इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन के फॉर्म में है, इसको ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये पूरा पूरा दिया हुआ है। इसको भी लिख लो जल्दी से, इसको भी लिख लो जल्दी से, जल्दी से इसको भी मेंशन आउट कर लो, जल्दी से सब लोग लिख लो इसको भी। जल्दी से सारी चीजें लिख लो। जल्दी सारी चीजें लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया? हो गया? फिर से एक बार बता दें, देखो CO2 और वाटर जुड़ रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, और कार्बोनिक एसिड पे टूट जा रहा है H प्लस और HCO3 माइनस आयन पे, और ये चीज जो बन रहा था ये एल्वियोलाई पे बन रहा था। ये कहां पे बन रहा था? ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो, सॉरी ये टिश्यू साइड पे बन रहा था। ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन तो यहां पे हो रहा है ना, टिश्यू साइड पे। देखो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जाने पे ही तो ये बन रहा है, और ये कहां पे हो रहा है? टिश्यू पे हो रहा है। और ये रिएक्शन बैकवर्ड कब आता है? बैकवर्ड आता है जब ये एल्वियोलाई पे आता है, तब तो बैकवर्ड आने पे क्या मिलता है? CO2 और H2O। वही चीज तो पूछा था यहाँ पे, वही चीज तो पूछा था कि ये रिएक्शन इधर कब जाएगा? इधर जाएगा टिश्यू साइड पे, और वापस कब आएगा? वापस आएगा एल्वियोलाई साइड पे। ठीक है, और ये रिएक्शन होने के लिए कौन चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है आरबीसी में, और थोड़ा सा ये प्लाज्मा में भी मिलता है। इस बात को लिख लेते हैं, आरबीसी कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आरबीसीज कंटेन्स, आरबीसीज कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
high concentration of RBC contains high concentration of enzyme. RBC contains high concentration of enzyme carbonic anhydrase. RBC contains high concentration of enzyme carbonic anhydrase. RBC contains high concentration of enzyme carbonic anhydrase and a small amount is present in plasma too. And a small amount is present in plasma too. And a small amount is present and a small amount is present in plasma too. थोड़ा सा अमाउंट प्लाज्मा में भी रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत ज्यादा मिलता है और थोड़ा बहुत अमाउंट इसका कहां पे मिलता है, प्लाज्मा में भी मिलता है, ठीक है, लिख लिया। अब एक फैक्ट बताते हैं आपको, एक फैक्ट बताते हैं कि मान लो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम नहीं हो। अब एक फैक्ट समझना, मान लो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम हो ही नहीं, और जब ये एंजाइम नहीं होगा ना तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन H2CO3 ना बहुत स्लो स्पीड से बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, और जैसे ही एंजाइम आपने लगा दिया तो ये बनेगा और इससे ये भी बहुत तेजी बनेगा। ध्यान रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एब्सेंस में रिएक्शन होगा, बट ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये वाले या वो वाले, या रिएक्शन इधर आ रही है, तो ये सब स्लो होंगे, और जैसे ही आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगा दिया तो तेज बनेगा। जैसे एक एग्जांपल समझा देते हैं, एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा देते हैं कि देखो, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मान लो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एब्सेंट है, कंडीशन ले लेते हैं, इन एब्सेंस ऑफ, मान लो है ही नहीं, इन एब्सेंस ऑफ क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मान लो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, एब्सेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, मान लो कि एब्सेंट है, ठीक। और अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एब्सेंट है तो ध्यान रखो बच्चों कि 200 मॉलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 फॉर्म, 200 मॉलिक्यूल्स of H2CO3 form, 200 molecules of H2CO3 formed in and R, 200 molecules of H2CO3 formed in NR, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे। लेकिन मान लो कि देख ले, इन प्रेजेंस ऑफ H2CO3, in presence of carbonic anhydrase, sorry, in presence of carbonic anhydrase, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट हो जाए, अब देखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट हो जाए तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे पता है, 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे पर सेकेंड, वो भी, यस, वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत सही जवाब दिया, उसको याद था, 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएगा, कितना, 6 लाख, 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3, 6 lakh molecules of H2CO3 formed per second, 6 lakh molecules of H2CO3 formed per second। ध्यान रखना, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एब्सेंट है तो 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है तो 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर सेकेंड, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो क्या एंजाइम का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, ये बता दो, क्या एंजाइम का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है,
एंजाइम का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है? कोई बता सकता है कि एंजाइम का एक्सेलरेशन कैसे आएगा? देखो 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं और इनिशियल 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे और 1 घंटे में देखो 6 लाख ऊपर ले लो, 6 लाख ऊपर ले लो, इनिशियल कितने बन रहे थे? इनिशियल बन रहे थे 200 मॉलिक्यूल और कितनी देर में बन रहे थे? ये कितनी देर बन रहे थे? 1 घंटे में बन रहे थे। तो अगर सेकंड में आर को कन्वर्ट करोगे तो 3600 है ना। देखो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 और मिनट को फिर आर में कन्वर्ट करने के लिए और 60, तो ये कितना हो जाएगा? 3600 से मल्टीप्लाई किया तो एंजाइम एक्सेलरेशन मिलेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो ध्यान रखना, वो कितना आ जाएगा? 10 मिलियन टाइम्स आ जाएगा, 10 मिलियन टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। जो बच्चों हम लोग एक चैप्टर है जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे पढ़ोगे ना तो ये डाटा दिया भी हुआ है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में ना देके बायोमोलिक्यूल्स में दिया है, तो वहां भी पढ़ेंगे एक बार। लेकिन यहां पे कम से कम आप याद रखना, क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर है अपने को कि 10 मिलियन टाइम्स इस एंजाइम ने रिएक्शन को एक्सेलरेट कर लिया है। तो याद रखना कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इसीलिए फास्टेस्ट एंजाइम भी बोला जाता है, बहुत रिएक्शन को तेज कर देता है, फास्टेस्ट एंजाइम भी बोला जाता है इसको। कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इसके लिए क्या बोलते हैं? फास्टेस्ट एंजाइम भी बोल देते हैं। जल्दी से ये सारी चीजें लिख लो, जल्दी से जो जो चीजें लिखा हुआ है यहां पे लिख लो, फटाफट लिख लो, इसको कंप्लीट कर लो। जल्दी से सारी चीजें लिख लो। हो गया? जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्या लिख रहे हो कमेंट में? आज क्लास क्यों है? क्योंकि आज मन हो गया पढ़ाने का। तुम लोग का सैटरडे खराब करने का मन था, वीकेंड बनाने का सोच रहे थे ना सर। आगे हो गया? लिख लिया? चलो 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 डन। चलो यहां तक हो गया है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कुछ टर्म छोटे छोटे पढ़ लें, कुछ टर्म्स पढ़ लें। जैसे देखो कुछ चीजें अपन ध्यान कर लेते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो इसको एक नाम देते हैं। ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो है अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाए तब भी एक नाम देते हैं। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो है ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए तब भी एक नाम देते हैं। ये तीनों नाम अपने को ध्यान रखने होंगे। कब? हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो एक नाम, इसी तरीके से हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा दूसरा नाम, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा तो तीसरा नाम। ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कौन? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये अपना सेकंड हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक और चीज होता है, इसको बोलते हैं क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये तीन होते हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, एक होता है जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाए, और एक है जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए। तो इन सबके नाम अपने को ध्यान रखने होंगे, सारे नाम अपने को ध्यान रखने होंगे। ठीक है? छोटे छोटे टर्म्स हैं जो अपने को याद रखने होंगे। ठीक है, आगे चले।
आगे जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है, ये हो गया ये। आगे चलिए, यस वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रेगुलेशन पढ़ेंगे। जो अपना आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग सब लोग डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो कि जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है वो दो तरीके से किया जाता है, वो दो तरीके से करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ये दो तरीके से किया जाएगा, ठीक है। पहला जो रेगुलेशन किया जाएगा, पहला रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो किया जाएगा, ये किया जाएगा बाय न्यूरल सिस्टम। पहला है बाय न्यूरल सिस्टम। पहला रेगुलेशन जो किया जाएगा वो किया जाएगा बाय न्यूरल सिस्टम, या नर्वस रेगुलेशन बोलते हैं इसको, छोटे भाषा में लिख लेते हैं नर्वस रेगुलेशन, इसको बोल देते हैं नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन, ठीक है। और जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है वो होता है केमिकल रेगुलेशन। एक तो नर्वस रेगुलेशन होता है, दूसरा रेगुलेशन हो सकता है केमिकल रेगुलेशन। दूसरा एक तरीका है, उसको बोल रहे हैं केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन और दूसरा है केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। ये दोनों तरह के रेगुलेशन अपने को देखने हैं, नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। अच्छा, ये जो दोनों रेगुलेशन है इसके अब कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे जो नर्वस रेगुलेशन है, जो नर्वस रेगुलेशन है वो किससे किससे हो सकता है? नर्वस रेगुलेशन वो दो चीजों से हो सकता है। नर्वस रेगुलेशन वो दो चीजों से हो सकता है। दो चीजों से नर्वस रेगुलेशन हो सकता है। ऐसे ही दो चीजों से केमिकल रेगुलेशन भी हो सकता है। दो चीजों से केमिकल रेगुलेशन भी हो सकता है। चलो पहले नर्वस रेगुलेशन की बात करें तो नर्वस रेगुलेशन में जो पहला जिससे हो सकता है वो है बाय आरआरसी। इसमें जो ए है वो है बाय आरआरसी। आरआरसी का मतलब है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा जो रेगुलेशन होता है बाय पीसी। दूसरा रेगुलेशन होता है बाय पीसी। पीसी का मतलब होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक, पीसी का मतलब है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये दो चीज का रेगुलेशन है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से भी रेगुलेट होता है और पीसी मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से कंट्रोल होता है नर्वस रेगुलेशन में। केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होता है। ये जो होता है बाय सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, बाय सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, बाय सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, और दूसरा है बाय पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, बाय पेरिफेरल
बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, बाय पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, तो इस फॉर्म में अपने को देखना है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों तरीके से अपन पूरा रेगुलेशंस को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे चला जाए, बारी बारी स्टार्ट करें। सबसे पहले देखेंगे नर्वस रेगुलेशन, सबसे पहले ये वाला देखेंगे, फिर ये वाला देखेंगे और पूरा पता चल जाएगा कैसे रेगुलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे नर्वस रेगुलेशन। जो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं क्या, नर्वस रेगुलेशन। फर्स्ट बाय नर्वस रेगुलेशन, बाय नर्वस रेगुलेशन, बाय नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन से कैसे कंट्रोल हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, बाय नर्वस रेगुलेशन, ये अपना पहला हो जाएगा। चलिए, नर्वस रेगुलेशन से पहला हम लोग देखने जा रहे हैं। नर्वस रेगुलेशन में दो चीज था, एक था क्या, एक था आरआरसी और एक था पीसी। दोनों लिख लेते हैं बारी बारी। एक था आरआरसी, एक था क्या, आरआरसी, और दूसरा है क्या, दूसरा है पीसी। दोनों को देख लेते हैं, आरआरसी और पीसी। पहले लिख लेते हैं बाय आरआरसी। ए वाला जो है ये है बाय आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पहला है बाय आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब ये कैसे कंट्रोल कर रहा है वो सारी चीजें यहां पे ध्यान रख लेते हैं। देखो, पहली चीज आरआरसी कहां पे होता है, देखो ब्रेन में एक रीजन है, ब्रेन में देखो 3 रीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर से ब्रेन में रीजन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये 3 रीजन है। तो जो हाइंड ब्रेन होता है यहां पे प्रेजेंट होता है कहीं पे मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसको शॉर्ट में मेडुला बोल देते हो। तो हाइंड ब्रेन में एक जगह प्रेजेंट है क्या, मेडुला प्रेजेंट है, इस तरफ कहीं मान लो मेडुला प्रेजेंट है, और उसी मेडुला में लोकेटेड है क्या, आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो इसका लोकेशन अगर कोई पूछे, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन, किसका लोकेशन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, तो इसका लोकेशन याद रखेंगे सब लोग। इसका लोकेशन कहां पे होगा, इसका लोकेशन होगा मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन। इसका लोकेशन होगा मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के मेडुला में प्रेजेंट होता है क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये इसका लोकेशन होता है। दूसरी चीज, पहला पॉइंट तो हो गया इसका लोकेशन। दूसरी चीज याद रखेंगे, आरआरसी कंट्रोल करता है नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीदिंग, कंट्रोल्स बोथ नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल को भी कंट्रोल करेगा, फोर्सफुल, कंट्रोल्स बोथ नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीदिंग दोनों चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, दोनों चीज को कंट्रोल कर रहा है आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये मेंटेन करता है रिदम ऑफ ब्रीदिंग। रिदम ऑफ ब्रीदिंग को जो मेंटेन करता है, हम लोग एक फिक्स टाइम पे इनहेल करते हैं, तेज तेज धीमे धीमे हो रहा है, एक फिक्स टाइम पे इनहेल एक्सहेल हो रहा है, तो इसका जो रिदम मेंटेन करता है मेनली वो कौन करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो मेंटेन्स क्या कर रहा है ये आरआरसी, मेंटेन्स रिदम ऑफ ब्रीदिंग, मेंटेन्स रिदम ऑफ ब्रीदिंग, मेंटेन्स रिदम ऑफ ब्रीदिंग। तो जो रिदम ऑफ ब्रीदिंग है उसको मेनली कौन मेंटेन कर रहा है, उसको मेनली मेंटेन कर रहा है आरआरसी। ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई किसकी, आरआरसी की सारी बात हो गई।
ये सारी बातें हो गई किसकी, ये सारी बातें हो गई किसकी, RRC की बातें हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ बातें हम लोग कर ले किसकी, बाय पीसी, जो सेकंड अपना है, सेकंड जो अपना है वो है बाय पीसी, बाय पीसी न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैसे कंट्रोल कर रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज इसका लोकेशन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का पहली चीज क्या देख ले, लोकेशन। इसका देख लें क्या, लोकेशन, कि ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है बच्चों, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये कहां पे होता है, हाइंड ब्रेन में ही एक रीजन होता है जिसका नाम है पॉन्स। हाइंड ब्रेन में एक रीजन है, इसका नाम क्या है, पॉन्स। वहां पे ये लोकेटेड होता है, वहां पे लोकेटेड होगा कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। लिख लेते हैं, पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी। देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो भी सिग्नल इसके पास आएगा ना, ये इसको सिग्नल भेज देगा ताकि इसके अंदर चेंज हो सके। तो जो भी चीज आएगा वो इसको भेज देता है। मेन जो कंट्रोल करता है वो आरआरसी करता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, इट कैन मॉडरेट फंक्शन ऑफ आरआरसी बाय सिग्नलिंग इट। क्या करता है, इट कैन मॉडरेट function of RRC, it can moderate function of RRC by signaling it, it can moderate the function of RRC by signaling it। कौन, PC। इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं, also known as switch off center, also known as, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, switch off center, also known as switch off center। ठीक है, इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, पीसी से जो सिग्नल होता है वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन या ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को कम कर देता है। सिग्नल फ्रॉम पीसी, ये जो सिग्नल भेजेगा ना इसको, इससे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो जाएगा। सिग्नल फ्रॉम पीसी, जो भी पीसी से सिग्नल आएगा, ध्यान रखना, जो भी पीसी सिग्नल आएगा, सिग्नल फ्रॉम पीसी, ये क्या करता है, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन, can reduce the duration of inhalation, can reduce the duration of inhalation, can reduce the duration of inhalation। इनहेलेशन को, ड्यूरेशन को कम कर रहा है। अब सोचो, इनहेलेशन मतलब सांस लेने के जो समय है इसको कम कर दे रहा है, तो जल्दी जल्दी सांस ले पा रहे हो। इसका मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ जा रही है। जब ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन कम होता है तो इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया कि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ध्यान रखेंगे ये वाला बात भी, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। तो ये सारी चीजें हैं आरआरसी के लिए, ये सारी चीजें हैं आरआरसी के लिए, ये सारी चीजें हैं आरआरसी के लिए। लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो एक बार। जल्दी से लिख लो इसको, फिर से समझा देते हैं एक बार। यस यस को रिपीट करते हैं, इसको लिख लो। हम टाइमर चला देते हैं, हम टाइमर चला देते हैं। इसको आपको करना है
इसको आपको करना है टोटल 2 मिनट के अंदर, या बढ़ा दें, अच्छा रुको, 3 मिनट के अंदर ये सारा कुछ करना है। टाइमर चल गया है, 3 मिनट के अंदर ये सारा कुछ लिखना है आपको, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक बार और एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। एक बार 3 मिनट में लिख लो इसको। एक बार लिख लो सब लोग, 3 मिनट का टाइमर है, सब लोग लिख लो, जिनका जो जो चीज छूटा है अच्छे से देख के लिख लो। फिर उसको एक बार जल्दी से समझा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, 3 मिनट का टाइमर है। जिन लोगों का हो गया है वो पानी वगैरह पी लो और एक बार ध्यान से सारा चीज एक देखते चलो, ध्यान से सारी चीजें देखते चलो। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। चलो 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 चलो, देखो एक बार हम समझा देते हैं इसको ध्यान से, फिर से उसको ध्यान समझा देते हैं कि जो नर्वस रेगुलेशन है वो नर्वस रेगुलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो आरआरसी और एक पीसी। जो मेनली सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो है आरआरसी, यही मेनली कंट्रोल कर रहा है। ये तो इसको सिग्नल दे रहा है चीजों को चेंज करने के लिए, ये केवल सिग्नल देने काम करता है। जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो आरआरसी ही है। यहां लिख देते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल, इसको लिख भी देते हैं। ये जो आरआरसी है ना, ये क्या है, मेनली रिस्पॉन्सिबल है, मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। कौन मेनली रिस्पॉन्सिबल है? आरआरसी जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है पूरा रेगुलेशन करने के लिए। ये बात क्लियर है। अब इसकी लोकेशन क्या है? मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के कहां पे? मेडुला में ये चीज प्रेजेंट है। क्या? आरआरसी। क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स बोथ नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करेगा और फोर्सफुल ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करेगा। और जो रिदम है ब्रीदिंग का, एक फिक्स टाइम पे हम लोग इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी आरआरसी कर रहा है। अब पीसी क्या करता है? पीसी का लोकेशन पहले जो होता है पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में ही, जो हाई फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में ही ना एक रीजन है जिसका नाम है पॉन्स। तो उस पॉन्स में क्या चीज प्रेजेंट है? पीसी प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, आरआरसी का मतलब है रेस्पिरेटरी सेंटर, पीसी का मतलब है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक, अब ये क्या करता है? इट कैन मॉडरेट फंक्शन ऑफ आरआरसी बाय सिग्नलिंग इट। ये सिग्नल भेजता है आरआरसी को ताकि इसका सिग्नल जब यहां आता है तो मतलब इसके जो थोड़ी फंक्शनिंग है वो चेंज हो सकती है, इसीलिए मॉडरेट लिखा है। मॉडरेट का मतलब बढ़ा घटा सकते हैं। अब ये कैसे करता है? इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं। स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब ये चीज एक्टिवेट होता है तो देखो ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन एकदम कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है ना कि बंद हो गया है।
ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन जो है ये क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन एकदम कम हो गया है, इसे इसको क्या बोल रहे हैं, स्विच ऑफ सेंटर बोल रहे हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन क्या हो गया, कम हो गया, और जब ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन कम हो गया तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया है। इनहेलेशन का ड्यूरेशन कम, इसलिए स्विच ऑफ। इसको स्विच ऑफ इसलिए बोल रहे हैं कि ये इनहेलेशन के ड्यूरेशन को कम कर देता है, समय कम कर देता है, और जब ऐसा कर दिया तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो गया, ये रेट ऑफ ब्रीदिंग अपने आप बढ़ जाता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग अपने आप बच्चों ये बढ़ जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको अगर छोटा सा एक डायग्राम से देखो, ये जो रेगुलेशन है ना, इसको छोटा सा एक डायग्राम से मान लो देखें। इसको मान लो ना ऐसे डायग्राम से देखें, देखो ठीक, तो इसमें ना, इसमें एक यहां पे, एक यहां पे सेंटर बना सकते हैं, और एक सेंटर हम लोग बना सकते हैं, एक सेंटर हम लोग बना सकते हैं यहां पे, ये देखो, ध्यान समझना, ध्यान समझना। इसको ना, इसको, इस सेंटर को हम लोग नाम दे सकते हैं, ये जो सेंटर है जो ग्रीन से बनाया गया है, इसको बोलते हैं RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, उसको नाम दे रहे हैं RRC। ठीक है, इसके अलावा जो ये, अच्छा ये किस लोकेशन पे होता है, इसकी लोकेशन अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो लोकेशन है इसको बोलते हैं मेड्यूला। ये जो लोकेशन है ये किस जगह पे है, ये है मेड्यूला में। ब्रेन का एक रीजन बना रहे हैं ना, तो मेडुला रीजन पे ये चीज प्रेजेंट है, RRC। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज है, ये जो चीज है ना, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे सकते हैं, ये जो चीज है इसको बोल सकते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पोन्स में लोकेटेड है, इसको बोल सकते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसको बोल सकते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, शॉर्ट में इसको पीसी बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर किस जगह पे है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जिस जगह पे है इसको बोल रहे हैं पॉन्स, ये जो रीजन है इसको बोल देते हैं पॉन्स, ये जो रीजन है इसको बोल देते हैं पॉन्स। और क्या होता है, यहां से सिग्नल जनरेट करता है, देखो ये जो सिग्नल जनरेट करेगा वो यहां से जनरेट करेगा, और ये सिग्नल भेजेगा किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये सिग्नल भेज रहा है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेज रहा है, ताकि ये क्या कर सके, ये जो भी रेस्पिरेशन में रिदम है उसको चेंज कर सके, जो भी ज्यादा कम करना है वो ये कर सके। ठीक है, तो ये भेज रहा है यहाँ पे क्या, ये है इसके सिग्नल, ये चीज है इसकी सिग्नल। तो इससे सिग्नल आता है, वो सिग्नल इसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि कहां पे है, जो कि है मेडुला में। इसको ऐसे समझ लो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला में, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पे है, ये है पॉल्स में। क्या ये क्लियर है, क्या ये डायग्रामेटिक भी समझ में आ गया, क्या ये डायग्रामेटिक भी समझ में आ गया। चलो, तो हम लोग देखो, कब फिर से देख लो, फिर से देख लो, हम लोग देख रहे थे नर्वस रेगुलेशन जिसमें RRC और PC देख लिया है। अब देखेंगे क्या, केमिकल रेगुलेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे क्या, वो देखेंगे केमिकल रेगुलेशन। सेकंड जो अपना है, सेकंड है क्या, सेकंड है केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो है केमिकल। केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन। चलो,
केमिकल रेगुलेशन। इस केमिकल रेगुलेशन में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इस केमिकल रेगुलेशन वाली चीज में देखो, इसमें दो चीज पढ़ना है, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, दो पढ़ने हैं। एक पढ़ना है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक पढ़ना है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। दो लिख लेते हैं। पहले जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, वो लिखने जा रहे हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। पहले जो है ये है क्या, पहले वाले हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, यहां लिख लेते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ये हम लोग पढ़ेंगे ए। और दूसरा है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ये हम लोग देख लेते हैं दोनों। तो नर्वस रेगुलेशन के बाद है केमिकल रेगुलेशन। पहला नर्वस रेगुलेशन और दूसरा है केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, चलो चलो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या, पहले सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का लोकेशन कहां पे होता है, मेडुला। इसका भी लोकेशन कहां पे होगा, मेडुला। लोकेशन जो इसका होता है, वो लोकेशन इसका होता है मेडुला, मेडुला। मेडुला का मतलब एडजेसेंट टू आरआरसी। मेडुला में भी तो आरआरसी भी होता था, तो उसके जस्ट बगल में, ऐसे भी लिख सकते हो मेडुला या एडजेसेंट टू आरआरसी। चाहे मेडुला बोल दो या बोल दो एडजेसेंट टू आरआरसी, एडजेसेंट टू आरआरसी। तो मेडुला या आरआरसी के एडजेसेंट में क्या चीज होगा, ये होगा अपना सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये कीमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू आरबीसी, ये क्या होता है, ये तो लोकेशन हो गया इसका। अब ये सेंसिटिव टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड CO2, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू, ये क्या होता है, सेंसिटिव टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, sensitive to change in concentration of, sensitive to change in concentration of क्या क्या, CO2 and H+ ion, sensitive to change in concentration of CO2 and H+ ion। ठीक है, पहली चीज। दूसरा किसमें, इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट में CSF बोल सकते हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF बोल सकते हो। ध्यान रखना कि देखो हमारे ब्रेन में ना जैसे लेयर्स होती है, जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो वहां लेयर के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पे सर पे ना, ये तो खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर जब अंदर जाते जाओगे तो 2 लेयर के बीच में ना लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में CO2 और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, तब ये कीमो सेंसिटिव एरिया या कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, देखो, इंक्रीज इन किस किस चीज में, इंक्रीज इन CO2 एंड H+ आयन कैन कॉज, इंक्रीज इन CO2 and H+ ion can cause, increase in CO2 and H+ ion can cause these to signal RBC, increase in CO2 and H+ ion
कैन कॉज, कैन एक्टिवेट लिख लेते हैं, कैन एक्टिवेट these receptors, can activate these receptors, can activate these receptors। ये receptors क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये receptors जब एक्टिवेट हो जाएंगे, increase in CO2 express and can activate these receptors। इसके बाद क्या करेंगे, send signal to RRC, send signal to, सिग्नल भेज देंगे किसको, RRC को, send signal to RRC, and जब RRC को सिग्नल भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, एंड thus ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग की रेट बढ़ा देते हैं ये RRC के थ्रू, एंड thus ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा इनके थ्रू। तो ये जो हो रहा है ये किसके में, कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया के थ्रू, सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया की ये पूरी कहानी है जो अपने को ध्यान रखनी है। सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया की ये पूरी कहानी अपने को ध्यान रखनी है। क्या हो गया, रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल हो गया है, रुक जाते हैं, सही हो जाने देते हैं, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, हो जाने दो, आज सारी चीजें हो जाने दो, 1 मिनट। हाँ, आई थिंक सही हो गया, ज्यादा ही सही हो गया, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और ठहर जा सोड़िया, थोड़ी देर रुक जाओ, 1 सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ, रुको, अपने पास एक और चीज भी तो है, लो, रुक जाओ, क्या समझे थे, नहीं हो पाएगा, हो गया, रुक जाओ बस थोड़ी देर, रुक जाओ, हाँ जी, बस सही हो गया, नहीं 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड बस, हो गया। हाँ, 1.2 वाले से थोड़ा सा अलग है ये टॉपिक, 1.2 जो पढ़ाया था उसको एक पेज में कर दिया था, इसको थोड़ा अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है ना, तो और इजी रहेगा, क्या ही दिक्कत है, उससे भी समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो, एक ही बात है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखी गई है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया की। अब बात करते हैं पेरीफेरल कीमोसेंसिटिव एरिया, जिसको पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब ये दो होते हैं, एक आउटिक आर्च और एक कैरोटिड आर्टरी, ये दो हैं, कौन कौन से, एक है आउटिक आर्च और एक है कैरोटिड आर्टरी, लिख लेते हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम है आउटिक आर्च, रुक जाओ, एक का नाम है आउटिक आर्च और दूसरा है कैरोटिड आर्टरी, दोनों को समझ लो, आउटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, दोनों को समझ लो। देखो, सबसे पहले देखो आउटिक आर्च वाला समझ लो।
आउटिक आर्च में क्या होता है ना बच्चों, ऐसे करके देखो ये बना रहता है, देखो जैसे हार्ट से जो ब्लड बाहर आता है वो किससे आता है, आउटा से। हार्ट से जो ब्लड बाहर आता है वो किससे आता है, आउटा से। जैसे ये हार्ट से ब्लड बाहर आएगा, ये किसके थ्रू आएगा, आउटा के थ्रू आएगा। हार्ट से जो ब्लड बाहर आएगा वो किससे आएगा, ये आउटा से आएगा। ये है क्या, आउटा, ये है आउटा। इसी के थ्रू हार्ट से ब्लड बाहर आएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, कुछ यहां दिख रहा है, ये कीमो सेंसिटिव एरिया है। ये कहां पे है, ये है आउटिक आर्च। ये देखो आर्च बना रहा है ना, हार्ट से निकलने वाला ब्लड वेसल्स को आउटा बोलते हैं, और यहां आर्च बना रहा है, तो ये है आउटिक आर्च। इसी को नाम दोगे क्या, ये जो बना हुआ है इसी को क्या बोलोगे, आउटिक आर्च बोलोगे। ठीक है, इसी तरह कैरोटिड आर्टरी देख लो, इसी तरह कैरोटिड आर्टरी देख लो। हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स निकलती है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स निकलेगी जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। उन ब्लड वेसल्स को नाम देते हैं कैरोटिड आर्टरी। जैसे देखो जैसे देखो जैसे देखो ये जैसे देखो ये सब जो है ना, ये सप्लाई किसको कर रहे हैं, ब्लड किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये सब जो है ब्लड सप्लाई कर रहे हैं हार्ट को, सॉरी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ब्रेन को। हार्ट से निकल रहे हैं और ब्लड किसको सप्लाई कर रहे हैं, ब्रेन को। इनको नाम दोगे कैरोटिड आर्टरी। इनको नाम क्या देंगे, कैरोटिड आर्टरी। ये जो है, ये जो यहां पे बने हुए हैं, इन सब को नाम दे दोगे कैरोटिड आर्टरीज। ये है पूरा है कैरोटिड आर्टरी। इस कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे यहां पे मान लो इधर 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 इधर, इनको नाम देते हैं कैरोटिड बॉडी। इनको नाम दे सकते हो क्या, कैरोटिड बॉडी। तो ध्यान रखना कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आउटिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे, यहाँ भी है, इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, ये किसको, ध्यान रखना, ये जो होते हैं ये भी CO2 और H+ आयन जब ज्यादा हो जाता है ना, देखो जब ये CO2, एक सेकेंड ध्यान रखना, ये क्या करते हैं कि जब ये CO2 और H+ आयन ज्यादा होते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इंक्रीज इन CO2, दोनों के लिए एक साथ है, इंक्रीज इन CO2 and H+ ion activates them। फिर इसके बाद सेंड सिग्नल टू RRC। सेम जैसे यहां काम हो रहा था वैसे यहां भी काम होगा, सेंड सिग्नल टू RRC। और जब RRC को सिग्नल जाएगा एंड थर्स रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस, एंड थर्स रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज, एंड थर्स ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। सेम जैसे यहां काम हो रहा था वैसे यहां भी काम होगा, बस अलग जगह पे रिसेप्टर, एंड थर्स ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट यहां भी बढ़ जाएगा। तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है किसके लिए, ये बात हो रही है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के लिए। ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स थे और इधर की तरफ है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, इधर की तरफ है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, अगर पूछे कैरोटिड आर्टरी क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी क्या होता है, लिख देते हैं कहीं पे, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कैरोटिड आर्टरी
कैरोटिड आर्टरी, ये क्या करता है, सप्लाई ब्लड टू, कैरोटिड आर्टरी के लिए लिख लेंगे, कैरोटिड आर्टरी के लिए लिख लेंगे, ये क्या करता है, सप्लाई ब्लड टू, सप्लाई ब्लड टू किसको, सप्लाई ब्लड टू किसको, किसको, ब्रेन, सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, और ब्लड के साथ O2 भी जाएगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन, सप्लाई ब्लड या ऑक्सीजन टू ब्रेन, ये काम किसका है, कैरोटिड आर्टरी का है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से सारी चीजें लिख लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे चलें। यस, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है। जल्दी से लिख लो, आगे चले। जल्दी से हो गया। टेस्ट का टाइमिंग बेटा ऐप पे अपडेट हो जाएगा, ऐप पे आप देखोगे ना, वहां आपको मिल जाएगा। कल रहेगा, कल पूरे टाइम ही टेस्ट रहेगा, सुबह शाम तक दे सकते हो। हो गया, फिर से बता दे। देखो, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुला में है, आरआरसी के बगल में है। CO2 और H+आयन बढ़ेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तो एक्टिवेट हो जाएंगे, सिग्नल भेजेंगे आरआरसी को ताकि वहां से ब्रीदिंग के रेट बढ़ सके। इसी तरह के पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में। आर्टिक आर्च जो हार्ट से ब्लड निकलती है, ब्लड वेसल्स वहां पे है। कैरोटिड आर्टरी हार्ट से निकलता है लेकिन ब्लड किधर ले जाता है, ब्रेन की तरफ, वहां पे है। अब इनमें भी CO2 और H+आयन बढ़ेगा तो एक्टिवेट हो जाएंगे रिसेप्टर, सिग्नल भेजेंगे आरआरसी को और रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देंगे। कैरोटिड आर्टरी क्या है, वो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को। इतनी ही तो बात थी, इतनी ही तो बात थी, और ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली है। क्या कहीं भी ऑक्सीजन आया, पीछे हम लोग पढ़े, इधर भी कहीं ऑक्सीजन नहीं आया, इधर भी कहीं ऑक्सीजन नहीं आया, तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ध्यान रखेंगे रोल ऑफ, इसको नोट करके लिख लेते हैं, बल्कि इसको नोट करके लिख लेते हैं, इसको अपन नोट करके लिख लेते हैं। नोट में अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, नोट में अपने को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट क्या है, रोल ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ CO2, H+आयन, ये सब तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी देखो अपना क्या नहीं आया, अपना कहीं भी आया नहीं O2। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रोल ऑफ ऑक्सीजन कहां पे, इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इज क्वाइट insignificant, is quite insignificant. Role of oxygen in regulation of respiration is quite insignificant. ये चीज ध्यान रखेंगे, नोट में अपने को एक पॉइंट मिल गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिख लो इसको। इसी के साथ अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाला टॉपिक यहां पे खत्म होता है। तालिया तालिया तालिया। अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाला टॉपिक यहां पे खत्म होता है, ठीक है। जल्दी से नोट वाला पॉइंट लिख लो, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन समाप्त होता है, लगभग ये चैप्टर एंड की तरफ है, बस इसमें एक टॉपिक बाकी है, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसको नेक्स्ट ही क्लास में देखेंगे, वरना ये चैप्टर स्वाहा ही है। हो गया, हो गया, डन। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, खत्म कर लिया हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को भी। अच्छा, अगर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो गया है ना, तो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का सब लोगों को आंसर चैट बॉक्स में लिख के देना है, आपको लिख के बताना है
जो आज आपने पढ़ा उससे ये वाला क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं? देखो, जो आपने पढ़ा आज उससे ये क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं? Which of the following controls directly diaphragm and intercostal muscle to regulate respiration? बता दो, इनमें से कौन डायरेक्टली डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल को रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन के लिए? बता दो इस क्वेश्चन को देख के, ए बी सी डी कौन सा आंसर हो जाएगा? जितना आज तक पढ़े एक बार कॉपी में देख लो, कॉपी में देख के ध्यान से बताओ। Which of the following controls directly diaphragm and intercostal muscle? देख के बता दो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से देख के बता दो, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन डायरेक्टली, देखो क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखो ना, क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप समझो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब सिग्नल विग्नल नहीं भेजना है, डायरेक्टली डायफ्राम को कंट्रोल करता है और डायरेक्टली जो है किसको कंट्रोल करता है? इंटरकोस्टल मसल को। और अगर आपको याद हो यही दोनों तो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यही दोनों तो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और ये दोनों चीज को जो मेनली रेगुलेट करता है, मेन रेगुलेशन जो होता है बच्चों, जो पूरा ब्रीदिंग का जो मेन रेगुलेशन होता है, वो पूरा मेन रेगुलेशन किससे होता है? वो पूरा मेन रेगुलेशन होता है RRC से। ये पूरा मेन रेगुलेशन किससे होता है? RRC से। और RRC कहां पे दिया हो? ये दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया था, ये रेगुलेशन होता है बाय RRC। अच्छा, इसको तो चाहो तो ना ये कॉपी में नोट्स में ही लिख लो। इसको ना ऐसा करो कि हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में इस पॉइंट को मेंशन ही कर लेते हैं, यहां पे मेंशन कर लेते हैं ताकि रिवीजन के टाइम पे अपने को हेल्प रहे। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, यही तो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करेगा? न्यूरॉन कैन सिग्नल, इसके जो न्यूरॉन है, इसके जो क्या है, इसके जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन कैन सिग्नल, ये हम RRC की बात कर रहे हैं, RRC के न्यूरॉन कैन सिग्नल डायफ्राग्म एंड डायफ्राग्म एंड किस पे? इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राग्म एंड इंटरकोस्टल मसल। ध्यान रखेंगे, न्यूरॉन कैन सिग्नल डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल टू रेगुलेट रेस्पिरेशन, टू रेगुलेट रेस्पिरेशन, टू रेगुलेट रेस्पिरेशन। टू रेगुलेट रेस्पिरेशन। तो ये लाइन यहां पे लिख भी लेते हैं, अपनी थ्योरी वाली कॉपी में ना इस लाइन को नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि ये इजी रहे। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हम लोगों ने पूरा कर लिया। एक बार अच्छा फिर से कर दे रहे, लिख लो, जो लोग नहीं लिखे पूरा लिख लो। न्यूरॉन कैन सिग्नल डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल टू रेगुलेट रेस्पिरेशन। लिख लो इसको, लिख लो। न्यूरॉन कैन सिग्नल डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल टू रेगुलेट रेस्पिरेशन। लिख लो, सब लोग लिख लो, ये लाइन जरूर लिख लेना, ये लाइन जरूर लिख लेना। सारे लोग ये लाइन जरूर लिख लेना, सारे बच्चे लोग ये लाइन जरूर लिख लो। हो गया? चलो तो यहीं तक अपने को पढ़ना था, तो आज हम लोगों ने सारी चीजें कर ली। अब अपने पास कॉन्सेप्ट चेक 1 जो है, इसका डिस्कशन हो गया था, कॉन्सेप्ट चेक 1 का डिस्कशन हो गया था। कॉन्सेप्ट चेक 1 के ये कौन से क्वेश्चंस हैं? कॉन्सेप्ट चेक 1 था ये।
नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट चेक बंद नहीं हो सकता, ये कुछ क्वेश्चंस है, मॉड्यूल कुछ क्वेश्चंस है। जैसे देखो, रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पे था, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की बात हो रही है, तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला को और क्या बोल सकते हो, रुको, मेडुला को और क्या बोल सकते हो, मेडुला को बोल सकते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ ब्रेन कैन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही तो है। तीसरा, which of the following gas is quite insignificant in regulation of respiratory center, respiratory rhythm center, कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट था, ये हम लोगों ने देखा भी था। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर किस पार्ट में होता था, पॉन्स में होता था। पढ़ने के बाद देखो कितनी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं। Which substance when present in high level can activate chemosensitive area present adjacent to respiratory rhythm center, तो दो चीज CO2 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्टली देख के कर सकते हो, ये कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे हैं जो आपके हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर जरूर सब लोग सॉल्व कर लेना, जरूर जरूर सॉल्व कर लेना। तो होमवर्क में समझ लो, सबसे पहले रिविजन ऑफ क्लास नोट्स, ये करोगे, रिविजन ऑफ क्लास नोट्स, ये चीज कर लोगे। दूसरा एनसीईआरटी रीडिंग, दूसरा करोगे एनसीईआरटी रीडिंग। तीसरा डीपीपी जो आज मिलेगी वो कल और आज दोनों की मिला के एक साथ डीपीपी है, तो डीपीपीस को सॉल्व करोगे, जो भी डीपीपीस आपको मिल रही है उसको सॉल्व करना है। चौथा, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। बस याद रखना सारे क्वेश्चन करने, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट, एक टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कर सकते हो, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट, एक टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ दोगे। और वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक अभी लास्ट क्लास का बाकी है, तो डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद तो सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन डिसऑर्डर छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, ऑल क्वेश्चंस आप लगा सकते हो मॉड्यूल के, ठीक है। बाकी कल आपका टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस सबको पता ही है, ये वाला सिलेबस है, इसको फॉलो करना है टेस्ट के लिए। जूलॉजी में यही तक आ रहा है, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10 बॉटनी में, 10 जूलॉजी में, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर लेना, बाकी ऐप देखते रहना, वहां पे सारा कुछ अपडेट आ जाएगा टेस्ट के लिए। आज की क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तक पढ़ लिया है, इसको आप एनसीईआरटी से भी जरूर रीड कर लेना, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब कल की क्लास में, जब भी जो क्लास आपकी आने वाली है, जब भी जूलॉजी की नेक्स्ट क्लास है, उसमें ये चैप्टर खत्म होगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं, जो एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट्स है, वो भी हम वहीं पे लिखा देंगे, ताकि पूरी तरीके से आप कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करो, कुछ भी क्वेश्चंस कहीं से बुक उठा के सॉल्व करो, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसको रिविजन करते रहिए, क्लास में अटेंशन बना के रखिए, और जो भी होमवर्क मिला है इसको जरूर